Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. So, today we are going to start with the evolution of management thoughts and their early contributors of management thoughts. So, let me introduce myself. I am Megha Sharma, twice net qualified in Industrial Relation and Labor Welfare. If you are preparing for Code 55 and for the Code 17 and other related exams which are related to HR, then you can subscribe my channel. You can follow me and give feedback after the session. Join Telegram group which is given mv.netjrf and link is also given in the descriptions. You can email me also. Share with your friends so that they get also benefited from these because these are important for the UGC NET exam. So we are starting with the development of management thought. Management thought has very long history. You can say that it is long as our the human civilization itself. So it can be changes according मतलब evolutionary बहुत ज़्यादा होता है because change एक time to time जैसे generation हमारी पास कर रही है उस तरीके से ये changes जो है वो इसमें notice किया गया है and gradual change होता है जैसे कि development हो रहा है civilization में and you can say that with the socio-economic developments जो हैं वो changes के साथ साथ में किस तरीके से हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि जो develop कर रहा है gradually with the socio-economic developments. मैं ऐसा भी कह सकते हैं इसमें कि जैसे सोशल है पॉलिटिकल है इकोनॉमिक है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके साथ मतलब अलोंग विद ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस जो है वो मैनेजमेंट थॉट्स भी मतलब इंक्रीज कर रही है या डेवलप कर रही है सो बहुत सारे जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजिस्ट हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये सारे जो स्कॉलर्स हैं मैनेजमेंट फिलोसफर्स हैं प्रैक्टिशनर्स हैं तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो मैनेजमेंट में दी हैं one by one we can elaborate all the scholars what they are saying. So basically you can say that all these have solid foundations which are led by the management thinkers from the early historical period. So we are starting from the early contributors that is pre-scientific era in which Kautilya has given their contribution. Roman Catholic Church in which you are saying that he gave the concept of staff personnel. Writers like Charles Babbage or James Watt also give the concepts regarding the management. After that, the classical management era, that is 1900 to 1930. So in this we can say that मेनली जो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा था ये इंट्रोड्यूस हुआ था लेट 19th सेंचुरी में और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ ये जो फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी था उसमें इसमें ये माना जाता है जो वर्कर्स थे मेनली जो एम्प्लॉयज थे वो सोचते थे कि वर्कर के पास सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक नीड्स हैं तो ये मेनली जो इम्फेसिस किया था क्लासिकल मैनेजमेंट जो एरा था ये सिंगल लीडरशिप मेनली या फिर तुम कह सकते हो सेंट्रलाइज लीडरशिप पे फोकस था इसका या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे था जैसे कि इसमें जो थर्स हैं जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किया गया एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा इसमें भी हमने यही पढ़ा कि जो भी हमारा मेथड्स था मेनली फोकस किया गया प्रोडक्शन पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट डेवलप किया गया हेनरी फ्योल जो कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड किए एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दिया गया मैक्स वेबर के वन बाय वन हम आगे डिटेल्स में इनको पढ़ेंगे लेकिन जो बेसिक जो कंसेप्ट था क्लासिकल मैनेजमेंट एरा का ये था कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है जिसमें जो हायरार्की पे मेन फोकस किया गया है स्पेशलाइज्ड रोल्स प्रोवाइड किए गए टू द वर्कर कि आप ये रोल्स हैं वही आप करेंगे ऐसा नहीं कि उनको सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट किया गया तो जो बेसिक था वो यही था कि बिलीफ था यही कि जो वर्कर हैं उनके सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक नीड्स है moving towards other that is neoclassical management that is developed in come in 1930s to 1960s
जो नियो क्लासिकल मैनेजमेंट था ये एक क्लासिकल मैनेजमेंट का कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें जो था मेनली इवॉल्व क्या हुआ एक्स्ट्रा, दैट इज बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस जो है वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया गया, जिससे ये माना गया कि जो ये थ्योरी जो थी वो ये कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा एक सोशल सिस्टम है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो टोटली डिपेंड करती है वर्कर पे, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके जो भी इफेक्ट हैं, जो भी ह्यूमन कॉज जो होता है उस पर डिपेंड करती है। सो जो नियो क्लासिकल, क्योंकि जो हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट था वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहा था, मशीन्स पे फोकस कर रहा था, ये सारी चीजें पे कर रहा था, लेकिन जो हमारा नियो क्लासिकल मैनेजमेंट है दे केटर टू ह्यूमन, ह्यूमन पे फोकस किया गया, एम्प्लॉयज पे फोकस किया गया, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखा गया। इसमें एक हॉथरॉन जो स्टडीज हुई थी, एल्टन मायो ने किया था उसको, और एक रूथिस बर्जर करके थे उन्होंने किया था। तो इसमें भी यही हमारा देखा गया कि जो सोशल फैक्टर्स थे या एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मेनली इसमें जैसे ये दो कंसेप्ट है, द फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन में जो सोशियोलॉजिस्ट थे और जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कंसर्न किया जो पीपल है वो मेनली इंटरेक्ट कर रहा है ग्रुप में, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा मतलब इफेक्ट करेंगे। जो कंसर्न है वो किस तरह से पीपल जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से बैठ रहे हैं, मतलब जो कंपनीज में जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा सेकंड है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस पे जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि ये इंडिविजुअल जो बिहेवियर है एम्प्लॉयज का उस पे फोकस करता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज मॉडर्न थ्योरी विच इज केम इन 1960, और अभी तक हमारा यही चल रहा है। जो मॉडर्न थ्योरी था ये एक्चुअली ये कह रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अडेप्टिव सिस्टम की तरह होना चाहिए। अडेप्टिव सिस्टम मतलब जैसा सिचुएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो चेंज होना चाहिए, दे हैव टू बी डायनामिक। इसमें जो था हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो रहे हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारी स्टडीज जो की गई वो ये थी कि द फर्स्ट वन इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में ये कहा गया कि जो सिस्टम अप्रोच था वो मेनली बेस था कि जो जनरलाइजेशन है सारी चीज़ों का उस पे वो इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। सारी चीज़ें जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि इनपुट है, इनपुट में हमारा रॉ मटेरियल आ गया, जो मशीन्स हैं वो आ गई, मैन आ गए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या आ गया, जैसे एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं तो वो आ गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उस पे से हमारा आउटपुट बन रहा है। आउटपुट जैसे प्रोडक्ट बन गया, सर्विसेज बन गया, तो ये क्या है, एक सिस्टम है। तो इसमें भी बहुत सारे जो ऑथर्स थे चेस्टर बर्नार्ड ने सिस्टम अप्रोच का जो बेसिक था वो प्रोवाइड किया था। आफ्टर डेट कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच का मतलब ही होता है अकॉर्डिंग टू द, मतलब जैसे सिचुएशन आया उस अकॉर्डिंग आपने जो चेंजेस किए, जो अप्रोचेस मेनली ये कहा गया है इसमें कि जो बेसिक आइडिया है कंटिजेंसी अप्रोच का वो ये है कि कोई भी एक सिंगल मेथड नहीं है कोई भी काम को करने का। देयर इज नो सिंगल वे टू मैनेज, और देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज, क्योंकि हो सकता है जो सिचुएशन उस टाइम है वो अलग हो, या जो मैनेजर है या जो वर्कर है वो डिफरेंट हो, उसकी बिहेवियर डिफरेंट हो, तो या फिर मतलब कोई एक तरीका नहीं हो सकता है किसी एक चीज को मैनेज करने। एक एग्जांपल जैसे कि कोई भी मैनेजर है वो एक सिचुएशन फेस कर रहा है, उसका जो एम्प्लॉय है वो रोज लेट आ रहा है, वो रोज कह रहा है उससे कि प्लीज आप लेट मत आओ, मतलब एक अच्छे तरीके से कह रहा है, लेकिन वो उस चीज को सुन नहीं रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिटन प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा जिससे कि जो मैनेजर है आपको एम्प्लॉय को नोटिस दे दो कि भाई आप लेट आओगे तो मैं आपको केटर नहीं करूंगा, एंड आपकी सैलरी काट दी जाएगी। और अगर आप कंसिस्टेंटली उसके बाद भी, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनको सैलरी का भी वो नहीं होता तब भी वो लेट आते हैं, तो भाई आपको निकाल दे, क्यों, क्योंकि आप डिसिप्लिन खराब कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस वजह से ये हमारा कंटिजेंसी अप्रोच हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच में ये है मेनली कि इसमें क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसको यूज किया जाता है मैनेजरियल डिसीजंस को लेने के लिए, मैनेजमेंट डिसीजंस को लेने के लिए।
स्टैटिस्टिक्स की यूज़ की जाती है, जो इंफॉर्मेशन मॉडल्स हैं उनकी यूज़ की जाती है, कंप्यूटर सिमुलेशंस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच में आ जाएगा। वन बाय वन हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अर्ली कंट्रीब्यूटर्स से। So we are starting with the early contributors pre-scientific era. तो इसमें हम मेनली ये बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअली जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस था वो 5000 बीसी में, बैक टू 5000 बीसी हुआ था, जिसमें जो इंडिया और चाइना और इजिप्ट ने ये किया था, जिसमें जो पीटर ड्रकर है उन्होंने ये कहा था जो इरिगेशन सिविलाइजेशंस था वो मेनली रिप्रेजेंट किया था मैनकाइंड को, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट और बोल सकते हो आप प्रोडक्टिव एज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इनोवेशंस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी जिसमें किंग्स जो है वो बने, प्रेस्ट बने, मिनिस्टर्स जो थे वो पावर होल्ड किए, वेल्थ प्रोवाइड हुआ, जिससे जो सोसाइटी की डेवलपमेंट थी वो हुई। ये सारा जो समरियन सिविलाइजेशंस हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे बात की गई है एडम स्मिथ की, जो जिन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है। उनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस करके, तो उसमें 1776 में इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी। 1832 में चार्ल्स बेबेज ने साइंटिफिक मेथड ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज की बात की थी, जिन्होंने मेनली इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट की बात की थी, या फिर आप कह सकते हो डिवीजन ऑफ लेबर। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जिस्ट हुआ इजिप्ट में 1300 बीसी में। इसको हम और डिटेल भी करेंगे, इजिप्टियन जो था वो जो पिरामिड बना था उसके बारे में। नेक्स्ट जो है कौटिल्य ने सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किया 320 बीसी में। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें इनका जो मेजर थीम था अर्थशास्त्र का वो था डेट इज द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ स्टेट, दैट द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस पे मेनली इन्होंने बात किया था, जिसमें हम इसका जो यूज है वो मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशंस किया था उसमें मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो था हमारा, एंशियंट आर्यंस जो 2000 बीसी में था, बुद्धा ऑर्डर और संघा जो था वो 530 बीसी में। तो इन सब की जो एविडेंस प्रोवाइड की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। After that, Roman Catholic Church gave concept of staff personnel, and others contributors जो थे जेम्स वॉट, रॉबर्ट ऑन, हेनरी रॉबिन्सन टाउन, एंड्रियो और चार्ल्स डुपिन। तो जो हेनरी रॉबिन्सन टाउन थे, HR टाउन भी बोल सकते हो आप इनको, इन्होंने एम्फेसाइज जो मेनली किया था वो कि जो मैनेजमेंट है वो एक सेपरेटेड फील्ड ऑफ स्टडी है, और जो भी अगर बिजनेस को रन करना है तो यू हैव टू नो अबाउट द बिजनेस स्किल्स, सो यू कैन स्टडी द मैनेजमेंट एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। तो इन्होंने ये कहा था इसके बारे में, HR टाउन ने कहा था। एंड्रियो उरी जो थे, उरे और चार्ल्स डपिन जो थे, इन्होंने एडवोकेट किया था स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वन बाय वन। ह्यूज पिरामिड ऑफ इजिप्ट। ह्यूज पिरामिड ऑफ इजिप्ट में मेनली ये मैंने बताया यहाँ पे कि 4000 बीसी में जो इजिप्टियंस थे उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग वहीं पे किया था, क्योंकि जो वन पिरामिड जो था वो 1 लाख मैन जो है वहाँ पे वर्क कर रहे थे फॉर द 20 ईयर्स। तो उनकी जो मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज थी जो एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशंस की, यहीं पे हम बात कर रहे हैं उसकी, कि 20 ईयर्स अगो 1 लाख मैन और 13 एकर्स जो लैंड था, 2.3 मिलियन ब्लॉक्स वहां पे बनाने थे, सारे जो वेइंग एवरेज थे वो 2.5 टन से। तो इतनी बड़ी मॉन्यूमेंट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में एक रिक्वायर्ड प्लानिंग की जरूरत है, वर्क एलोकेशन की जरूरत है कि कौन क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट इज डिसीजन मेकिंग की जो वर्कर हैं उनके पास क्या स्किल्स हैं और कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें वहीं पे की गई थी जब हमारा जो पिरामिड है इजिप्ट का बन रहा था, तब की बात की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीसियन सिविलाइजेशंस। तो ये यहाँ पे ओरिजिन हुआ हमारा साइंटिफिक मेथड का, जो कि सोक्रेटिक जो थे उन्होंने बताया था। The Romans, who built vast empire extending from Britain in the west to Syria in the east, ruled it for many years.
So actually, because of their superior and advanced managerial abilities, they are build their empire very much vast. After that, we are going towards रॉबर्ट ओन. इनको हम फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं. इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो मेनली इम्प्रूवमेंट किया था फैक्ट्री में एंड डोमेस्टिक जो कंडीशंस थी एम्प्लॉयज की उसमें. सोशल रिफॉर्म भी किया था, जैसे कि जो क्रिएट किया था मॉडल कम्युनिटी आउट ऑफ हिज मिल टाउन. एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने बताया था. Owen said that his object was not to mere managers of cotton mills but to introduce the principles in the conduct of people. तो इन्होंने ये कहा था एक्चुअली. मेनली जो रॉबर्ट वोन का मेन जो कंसेप्ट था वो ये था कि वो मैनेज करना चाहते थे वर्कर को, ना कि उनको कमांड इशू करना चाहते थे. सो यहाँ पे जो मेयर मैनेजर्स ऑफ कॉटन मिल्स की जो बात की गई है वो यही की गई है कि जो मैनेजर को सेलेक्ट करने का या प्रोक्योर करने का जो इनका तरीका था वो ये था कि मैनेजर को मेरिट के बेसिस पे ये सेलेक्ट करते थे एंड आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स so that he can work easily. He would mainly prefer to believe in the value of giving his manager real autonomy. मतलब freely एक देते थे. जो रॉबर्ट ओन थे उन्होंने फ्री बहुत ज़्यादा मतलब वर्कर के लिए वो थे. वर्कर को सॉर्टेड डेज प्रोवाइड करते थे, जो उनका फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. सो मेनली उनका बिलीफ ही यही था कि किस तरह से जो वर्कर की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके जहाँ पे वो काम कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो रॉबर्ट ऑन ने कही थी. नेक्स्ट जेम्स वॉट और बोल्टन ने एक साथ में एक चीज़ कही थी. दोनों ने मैनेजमेंट की जो चार्ज थी सोहो इंजीनियरिंग फाउंड्री में, जो कि स्टैब्लिश्ड हुई थी 1796 में. तो यहाँ पे मेनली उन्होंने डेवलप किया था मैनेजमेंट टेक्निक को कि किस तरह से प्लानिंग, फोरकास्टिंग टेक्निक, वर्क फ्लो रिक्वायरमेंट्स और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ईच मशीन. हर चीज से हमें कितनी प्रॉफिट आएगी हर मशीन से. जेम्स वाट आपको पता होगा स्टीम इंजन जो हमारा आया था वो इन्होंने ही दिया था, और जिससे कि हम जानते हैं बहुत जो हमारा डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया. ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो थी हमारी पहले बहुत ज़्यादा थी, तो इनकी वजह से वो चीज़ें भी कम हुई. After that, James Montgomery. So actually, he was a textile owner. Mainly, he was focused on the importance of planning, organizing, and controlling of the business unit. एडम स्मिथ की जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इन्होंने प्रोवाइड किया था. मेनली इनका जो था वो आइडेंटिफाई किया था इन्होंने स्पेशलाइजेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन को विद द व्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर. कि जो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो भी जॉब्स है हमारा उसको हम नैरो पार्ट्स में या रिपीटेटिव जो टास्क होता है उसको डिवाइड करते हैं, जिससे कि बेनिफिट्स जो हैं वो ये होते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है. बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग ईच वर्कर स्किल्स, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं उसकी वजह से भी उनकी जो स्किल है वो एनहेंस होती है. एंड डेक्सटेरिटी ऑल्सो. डेक्सटेरिटी दैट मीन्स प्रोफिशिएंसी और द स्किलफुल और विद डूइंग विद द हैंड जो जॉब वो कर रहे हैं उसको हम डेक्सटेरिटी में कहते हैं. टाइम जो है वो सेव्ड हो रहा है बिकॉज जो टास्क है वो चेंजिंग में जो टाइम लगती थी वो भी सेव हो रही है. जो लास्ट वन है वो द क्रिएशन ऑफ लेबर सेविंग इन्वेंशंस और मशीनरी पे. मेनली इनका जो फोकस था स्मिथ का वो यही था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर का जो फाउंडेशन था वो स्मिथ ने ही रखा था. इससे क्या हो रहा है कि जो राइट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो रही है, अगर उसको स्किल जो है वो हर पर्सन का इनहेंस होगा, पता होगा उन्हें क्या करना है, उनके पास जो स्किल है अकॉर्डिंग टू डैट मतलब वो जॉब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट्स होगा वो कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है. उनका ये भी कंसर्न था इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म के भी नाम से एडम स्मिथ को जानते हैं. इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है डिवीजन ऑफ लेबर के टर्म्स में कि नेट में. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है.
और अगर हम इस वे में भी बात करें, जैसे इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात नहीं की थी कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ली, बट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की तो उसका मतलब जो कैपिटलिज्म, जो हमारी सोसाइटी है, सिर्फ बेनिफिट उनको होगा क्योंकि जो वर्कर होंगे उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की थी कि आपको वेल्थ अगर मिल रहा है तो आप उसको वर्कर के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो अकॉम्प्लिशमेंट थी, कहा जा सकता है इसमें कि बहुत इनका अच्छा था कि वर्कर के बेनिफिट्स के बारे में भी इन्होंने बात की कि आप वर्क कर रहे हैं जितना ज़्यादा उतना आपको बेनिफिट होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और बेनिफिट जो है वो वर्कर को भी मिलेगा, ना कि सिर्फ मैनेजर ही उस बेनिफिट को रख सकता है। सो हमारा अर्ली कंट्रीब्यूशंस जितने भी थे, मेजर जो जितने भी थे, मे बी एक दो रह गए हों, लेकिन जो मेजरली जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो मैंने कवर कर दिया है इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का जो 3 मेजर कंट्रीब्यूशंस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक मैनेजमेंट और लास्ट जो है वो ब्यूरोक्रेटिक, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी जब भी अपलोड करूंगी। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रॉम द अर्ली कंट्रीब्यूटर्स, जो भी हैं हमारे इजिप्टियन और एंशियंट से किसी को भी रिलेटेड, या कोई भी जो ऑथर्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे। सो थैंक यू।